चल। नमस्कार दोस्तों, विमर्श का डेली डोज। आज हम आपके सामने आए हैं। कुछ मुद्दे हैं जिस पे हमारा मानना है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए। और वो मुद्दे हैं इधर के हाल के दिनों में काफ़ी मैंने उभार के दिखाया गया, बहुत मतलब जोर शोर से प्रसारित किया गया। इसमें 3 मुद्दे हमारे सामने खास करके हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, और ये बहुत चर्चित विषय हैं और मुद्दे हैं जिस पे समाज, एक तरह से समाज को उद्वेलित किया गया है। एक तरह से एक बड़ा विमर्श खड़ा करने की कोशिश की गई है। उसी पे हमारी आज की ये चर्चा है। उसमें सबसे पहले तो पहला मुद्दा है मालदीव का। मालदीव के मसले पे लक्षद्वीप और मालदीव का जो एक पूरा कॉकटेल परोसा गया है, उस पे हम बात करेंगे। दूसरा है महाराष्ट्र के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फैसला सुनाया है। फैसला भी अजीबोगरीब है और वो पहले से तय था कि कुछ इसी तरह का फैसला होगा। और तीसरा है राम जन्मभूमि का मसला, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के बहाने वो तमाम सवाल जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आज यहाँ तक ले आया गया, उन सब सवालों को पीछे ढकेल दिया गया है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी विमर्श की डायरेक्टर भी हैं और एक सामाजिक चिंतक भी हैं, और साजिदा खानम जी भी हमारे साथ हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है साजिदा। ये बताइए, पहले कौन से मुद्दे पे हम बात करें? राम जन्मभूमि पे करें या मालदीव पे करें या क्या नाम महाराष्ट्र पे करें? तीनों बहुत जरूरी मुद्दे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। लेके चलते हैं मालदीव। मालदीव का जो मामला है, उसमें जो कहानी ये है कि भारत जो एक स्ट्रेटेजिक जगह थी, एक देश था जिसके साथ एक दोस्ताना रिश्ता था, वो दोस्ताना रिश्ता धीरे धीरे उसका ख़त्म हो गया। और वहाँ जो है चीन का दखल सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। चीन के समर्थक राष्ट्रपति हैं, और वहाँ जो पूरा एक आंदोलन चला है वो है इंडिया आउट का आंदोलन चला, जिसकी वजह से आज एक नए राष्ट्रपति मौजे हैं। और मौजे जो है, वो जो पहले राष्ट्रपति होते थे वो भारत आते थे। जब भी चुनाव होता था वो पहले भारत आते थे, लेकिन इस बार वो चीन गए हैं और तुर्की, ईरान शायद गया है। तो ये एक नया पहलू है जिस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसका काट हमारे प्रधानमंत्री ने निकाला कि लक्षद्वीप में आइए और उसको क्या बोलते हैं, एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की बात हो रही है कि भारत के जो पर्यटक जो मालदीव जाते थे वो नहीं जाएंगे, तो शायद मालदीव की कमर टूट जाएगी और मालदीव जो है हमारे चरणों में आकर लोटपोट करेगा। लेकिन हुआ उल्टा है। तो अब इसमें मतलब ये शौर्य गाथा गाई जाए या अपना सर पीटा जाए? नहीं, अगर हम थोड़ा सामने सामने हो जाओ। अगर हम इसको एक जो भारत की मानचित्र के द्वारा अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो कश्मीर के एरिया को देखते हैं तो उधर से वो चीन के साथ है पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम दाएं ओर जाते हैं तो अब बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन का इन्वेस्टमेंट है।
उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो नेपाल में भी उनके इन्वेस्टमेंट है। इवन कि पिछले दिनों ये भी था कि नेपाल जो है वो चाइना को आने के लिए उन्होंने दावत दी है कि आप आइए हमारे देश में और इन्वेस्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल से भी आपने दुश्मनी ले ली। अब बचा कुचा ये मालदीव थे, वो भी बहुत ही छोटा सा देश है, उसको लेकिन जगह ऐसी है जहाँ से मैंने पूरे दुनिया में एक बड़े क्षेत्र पे, भूभाग पे नजर रखी जा सकती थी। हाँ। तो वो खो दिया आपने उसको। अब आपने सोचा कि वो बहुत छोटा है, आपने उसको एक तरह से अंडर एस्टिमेट कर लिया आपने, और उसको आप भी लक्षद्वीप को आगे बढ़ाकर या उसको हाईलाइट कर आप ये जताना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर वो नहीं आता है तो आप उसके पीछे अगर देखेंगे, नीचे जाएंगे, श्रीलंका भी आपके खिलाफ ही है ना। उसके बाद हम इधर जाते हैं तो आप जो इजराइल है, आपने पहले इजराइल को सपोर्ट कर दिया। इजराइल को जब आपने सपोर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आप जो एशिया के हैं उसकी नज़रों में आ गए हैं। भले वो बात और है कि आपने उसके बाद बैकफुट लिया और आपने आकर कहा कि नहीं, हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपकी मानसिकता का पता चल जाता है जब आप पहली बार में ही कुछ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग, मतलब आपने ऐसा एक ये बना दिया कि अब चारों तरफ से जो है लोग आपको देख रहे हैं। तो आप विश्वगुरु, तो आप कह रहे हैं, आपके कहने के अनुसार कि आप विश्वगुरु हैं, तो आप विश्वगुरु तो बने हैं, लेकिन आप उसको विश्वगुरु कैसे कहेंगे? मतलब नेगेटिव वे में आप बने हैं। लोग आपकी तरफ आप देख रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। तो मतलब अभी जो हालात है इसको हम देख रहे हैं कि हालात ऐसे बनने जा रहा है कि मतलब आवेल मुझे मार, आपने आवेल मुझे मार वाला जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। जी नहीं, लेकिन एक और कहा जाता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो डंका कहाँ बज रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। पड़ोसियों से तो आपने दुश्मनी मोल ली। जितने आपके चारों ओर जो सीमाएं हैं, चाहे वो चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मालदीव था जो आपके साथ था, तो आपकी जो पूरी विदेश नीति है वो कहाँ टिकी हुई है? मुझे तो आज तक मतलब सबसे बुरे दौर में। हाँ, वो जो अमेरिका गए, इस बार जब गए तो वहां पर भी उनका डंका बजा। लोगों ने बोला गो बैक मोदी, मोदी गो बैक। तो आपका डंका तो बज रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी किस वे में बज रहा है उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या भारत जो एक कभी अपना विकासशील देश हुआ करता था, देशों में से माना जाता था कि, और इतने बड़ी संख्या थी एशिया से लेके, यूरोप से लेके, या क्या बोलते हैं दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ से भारत के प्रति एक हमदर्दी होती थी लेकिन आज देख रहे हैं कि भारत जो है विदेश नीति के मामले बिल्कुल, जब कभी भी किसी बड़े मुद्दे पर किसी स्टेज पे बात हुआ करती थी तो लोग बड़े उत्सुकता से भारत की प्रक्रिया पर नजर रखा करते थे। लेकिन अब वो स्थिति, वो चीजें नहीं रही। हाँ, इस पे जरूर मतलब आपके देश में क्या हो रहा है, आप कैसे अपने जो क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करना, मॉब लिंचिंग करना, इन सब चीजों पे आप क्या कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक जो प्रक्रिया है उसमें मोदी जी का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो ये तो हुआ मालदीव, और मालदीव के बहाने जो छाती पीटी जा रही है, ताल ठोका जा रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बड़ी जो दोस्त होना चाहिए, आपने मिलाना चाहिए था, वो आपने उसको खो दिया है। अरे ये नेपाल जैसे लोग, नेपाल के जो आम लोग हैं वो बाहर आकर बोल रहे हैं, वो मतलब आपको इतनी छोटी सी बात को समझना चाहिए कि नेपाल जैसे देश को जो मतलब सदियों से हमारे अपना रहा, हिस्सा रहा है, और उसको भी आपने अपने अगेंस्ट कर लिया। मालदीव
मालदीव मतलब एक छोटा सा देश है, मतलब आप वहाँ पर अपना अभी देख लीजिए आप, इससे पहले बांग्लादेश भी थी, बांग्लादेश को आप देख लेंगे तो बांग्लादेश ने वहाँ पर भी उनका इन्वेस्टमेंट आप जा नहीं सकते वहाँ देखने के लिए। तो एक अकेला ये था इसको जो तो ये कुल मिलाकर मोदी जी के कार्यकाल में भारत जो है अपने जो भी सहयोगी हैं, जो पड़ोस के सहयोगी हैं, उनसे उन्होंने सभी पड़ोसियों से, सबसे पड़ोसियों से एक तरह से आपने पंगा ले लिया है। और दूर के कोई हैं जो वो अपने व्यापारिक हितों के लिए ही आपके साथ लगे हुए हैं, तो उनको अपना दोस्त मान लिया है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मसला है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार अघाड़ी सरकार थी, जिसमें शिवसेना को तोड़ के शिंदे गुट ने कहा कि हम असली वो है शिवसेना है। इस पे शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे कोर्ट गए थे। कोर्ट ने 2-3 बार फटकारा विधानसभा अध्यक्ष को कि आप इस पे फैसला दीजिए। तो फैसला वो बड़ा मजेदार है कि वो कह रहे हैं कि 2018 के जो शिवसेना का जो संविधान है उसमें उद्धव ठाकरे को कोई अधिकार नहीं है किसी को निकालने का, ना किसी को रखने का। लेकिन वहीं जो है शिंदे गुट को वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल शिवसेना है। तो जिसके सिग्नेचर पे विधायक बने लोग और वो विधायक जो है सरकार बना रहे हैं, तो वो कितना वैध हो जाएगा। तो ये मतलब किस तरह की डेमोक्रेटिक फैसला है ये, इस पे आप कुछ बात रखना चाहें, क्योंकि ये तो शिवसेना है जो उनके सबसे बड़ी एलाइज थी, सबसे बड़ा उनके साथ घटक दल था एनडीए का, उसके साथ ये हुआ है। तो बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ भी तो ये हो सकता है। देखिए, मैं मतलब जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने भी पढ़ा नहीं ठीक से, तो इस पे मैं अभी कोई विचार नहीं। पढ़ने की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि शिवसेना जैसी एक बड़ी जो उनके सहयोगी वो होती थी, पार्टी होती थी, उसको जब तोड़ दिया और उसका एक बहाना बनाया जा रहा है कि 2018 का जो उनका संवैधानिक प्रक्रिया है। जब एक तो ये था कि ना, जब देश आज़ाद हुआ था तब ये था कि अंग्रेज कहेगी कि फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेजों ने ये जो आज हम लोग जो गोरे काले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो बोलते हैं, बिहारी बंगाली ये सब, तो ये इसका पीछे जो थे वो अंग्रेज थे, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो हम पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अब हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फूट डालो राज करो जो है हर जगह अपनाया जा रहा है, हर स्टेट में अपनाया जा रहा है कि कैसे करके जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए और उनको डैमेज किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए और वहां पर अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए। ये उनका उन्होंने शुरुआत किया था 2014 से ही, ये कि साम दान दंड भेद सब मैंने उसमें नैतिकता अनैतिकता का कोई हाँ, नहीं है। वो सब अपनाना है। इसमें नैतिक अनैतिक मतलब नैतिकता के कोई आपको दूर तक नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बस अपने वर्चस्व बनाना है और इसके लिए कुछ भी करना है, भाई से लड़ाना। हालांकि मैं इस जो अभी अध्यक्ष जी का जो बयान है इसको मैंने पढ़ा न देखा है, लेकिन वो तो इससे आगे से जो देखते आ रहे हैं कि 2 भाई जब बाल ठाकरे जी जब जिंदा थे तो उस दौरान के उस समय ये दोनों भाई एक साथ हुआ करते थे और मतलब
मरो या मारो, लेकिन इन लोगों को अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन 2014 के बाद से अगर जब देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले इन दोनों भाइयों को अलग किया गया कि वहां अपने आप को मजबूती करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये कोई एक मतलब अब देश में आम बात हो गई है। तो जी, तो अब तो ये हो गया महाराष्ट्र का मसला। अब आते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो अब सवाल यह है कि एक वैज्ञानिक दौर में जब किसी मरे हुए के अंदर भी कोई प्राण हम नहीं डाल सकते, तो एक पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल के और उसके लिए कुछ श्लोक और कुछ मंत्र कुछ कर देंगे तो शायद वो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस पे तो हम नहीं जाएंगे। आजकल लोगों की भावनाएं बहुत तेज़ी से आहत होती हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो मंदिर पूरा बना भी नहीं था और उसमें भी जो जिस धर्म की वो बात करते हैं उसके धर्म गुरु नाराज हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, कितना जल्दी प्राण प्रतिष्ठा कराने में? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इसको कि ये राजनीतिक है, सारा कुछ राजनीतिक है। क्योंकि अगर हम खैर मैं उस धार्मिक इश्यूज पे ज्यादा हम उस पर जा ही नहीं रहे। ये कहना चाहूंगी कि कोई भी एक छोटा विशिष्ट मंदिर भी हो, अगर उसका भी होता है तो सबसे पहले तो श्री राम यानी कि सिया राम, हम तो सिया राम जानते हैं, सीता माता के बगैर राम जो है वो अधूरा है और राम के बगैर सीता माता अधूरा है। तो यहाँ पर जब श्री राम की मंदिर की बात हो रही है तो वहाँ पर सीता माता भी होंगी और वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का जो अपने पत्नी ही साथ में नहीं है, अपने पत्नी के साथ नहीं रखते, वो व्यक्ति जाके उस मंदिर की आधारशिला रखते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। दूसरा ये कि दोबारा वही मंदिर जो अधूरा है अभी, उस मंदिर में अभी मतलब मूर्ति रखने का क्या तर्क है? और उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा का जो कि हिंदू धर्म के अनुसार उसमें उसको शंकराचार्य का जो राइट है जो करते हैं वो शंकराचार्य करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये सीधा सीधा राजनीति है। 2024 की जो राजनीति है उसका आगाज करना है, लोगों को बताना है, मंदिर को हाईलाइट करना है। ये उनका एक क्या मतलब ये मान लिया जाए कि जो इनके जो राजनीतिक जो वायदे थे इन्होंने जो किए थे, अब वो तो कोई पूरे हुए नहीं, उल्टा महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके हर चीज अपने चरम पे है। तो उसके लिए केवल और केवल एक मंदिर ही सहारा बचा है। देखिए 2014 में जब ये लोग आए थे तब बहुत सारे इश्यूज हुआ करते थे और उसमें बहुत सारे इन्होंने वादा किया था। उन्होंने गंगा को साफ करेंगे, नमामि गंगे, हाँ नमामि गंगा के अनुसार गंगा को साफ करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कई सारे जो सांसद थे उन्होंने गांव को गोद लिया था और उन सब गांव का आज कहाँ कोई पता नहीं है, किसके गोद में है क्या है कोई पता नहीं है। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसका बद से बद हाल है। जिस हालात में वो वहाँ से चुनकर आए थे, अभी वो उस एरिया का हालात उससे कई गुना जर्जर है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, क्या क्या कर दिया। हाँ वो कहने तो कह सकते हैं, आप मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर सच्चाई जो है वो सभी देख रहे हैं, वहाँ के लोग भी देख रहे हैं, आप भी और हम भी देख रहे हैं। तो सच्चाई यह है कि अभी हम लोग और हम सरकार को सीधा सरकार को दोष देते हैं, इसके अलावा और भी उसमें हम जैसे लोग भी उसके जिम्मेदार होते हैं कि एजुकेशन एक मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है,
रोटी एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, किसान सुसाइड कर रही है, ये एक मुद्दा है। इस पर लोगों का ध्यान न बटे, लोग इस पर बात न करें, इसलिए मंदिर को आगे कर दो। मंदिर जो है मंदिर 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 और मंदिर देखिए, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और आध्यात्मिक उसके लिए, सुख के लिए एक मंदिर बनवा दिया उनकी सबसे उसके लिए। अब जनता इसी में मस्त है, मगन है, तो परेशानी किसको है? नहीं, आप वो कह रहे हैं कि आप राशन दे रहे हैं। आप बताइए, एक महीने में 30 दिन होते हैं और 5 किलो अनाज मिलते हैं। 5 किलो अनाज में क्या एक व्यक्ति का हो जाता है? पहली बात। और ये अनाज क्या 2014 के बाद से ही मिल रही है या इससे पहले भी अनाज मिलते थे? मिलता था, FCI के गोदाम होते थे, सारा कुछ था ना। गोदाम को बंद कर दिया गया, सिस्टम था पूरा। हाँ, तो ये चीजें शुरू से चलते आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी हमें नहीं, सवाल तो यह करना चाहिए कि आप आए थे गरीबी दूर करने के लिए, आज इस हालात यह हो गए कि 80 करोड़ जनता, मतलब कि हालत यह हो गई कि आपके राशन पे निर्भर हो गई। नहीं, आप गलत सुने हैं। हाँ। आपने गलत बात सुना है कि गरीबी दूर करना। उन्होंने गरीबी दूर करने की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि गरीबों को दूर कर दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने गरीबों को दूर करने का काम कर दिया। ना शिक्षा होगी ना स्वास्थ्य होगा। शिक्षा होगी, शिक्षा प्राप्त करेगा तो स्वास्थ्य मांगेगा, स्वास्थ्य होगा तो रोजगार मांगेगा, रोजगार आपको देनी पड़ेगी। और आप जब शिक्षा मांग लेंगे, शिक्षा उनके हाथ से ले लेंगे, तो ना वो सीख पाएंगे, ना वो आपसे रोजगार मांगेंगे, ना वो हेल्थ मांगने आएंगे, वो अपने आप ही चले जाएंगे। और आप देख लीजिए, यही हो रहा है। गरीब है कहाँ? गरीबी कोई नहीं है। आपका जो एनालिसिस है उसमें बताया जा रहा है कि हमने इतने % लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। वो तो कौन लोग हैं वो? भाई, मेरा ये कहना है कि एक और 205 लाख करोड़ का कर्जा, 205 लाख डॉलर का, करोड़ डॉलर का कर्जा है, विदेशी डॉलर का कर्जा है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि हम जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तीसरी ओर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो इतने आपके ही जो क्या बोलते हैं कर्तव्य हैं, उसी से सब चीजें निकल के आ रही हैं। आपने कितने करोड़ बोला कि कितने करोड़ का हम लोगों के पास कर्जा है? 205 लाख करोड़। 205 लाख करोड़ आपके हो सकता है। मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और भी मैंने ज्यादा होगा। ये IMF का है। अच्छा, तो मान लेते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा कम समझती हूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं समझना कोशिश करूँ कि मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बच्चों के ऊपर कर्जा है, उनके बच्चों के ऊपर भी कर्जा है। अब तक 3 पीढ़ी मेरी कर्जदार हो चुकी है। और ये जो रोज हम कटोरा लेके पहुंच जाते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने और इसके सामने उसके सामने, जो हम जा रहे हैं और लेकर जो आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके खाते में जा रहे हैं, सब जानते हैं, सब देख रही है, सब उन्हीं के घर में जा रहा है। वही हर रोज गुजरात का कोई एक व्यापारी भाग जाता है, हर रोज एक गुजरात के व्यापारी जो है वो दिवालिया हो जाता है और उसको सरकार जो है सब्सिडी उसकी माफ कर देती है, सब माफ कर देती है। लेकिन एक किसान जो है वो अगर 1 लाख रुपए उसने कर्जा लिया सॉरी, अगर उसने 1 लाख रुपए कर्जा लिया, उस कर्जे को वो दे नहीं सकता, तो वो सुसाइड कर लेता है। उसको ऐसा कर दिया जाता है कि वो सुसाइड कर देता है। जब्ती शुरू हो जाती है। सॉरी, सरकार उसकी जो कर्ज है उसको माफ नहीं कर सकती। तो जनता देख रही है। नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना सारा विरोधाभास है और जनता भी मगन है, रोज ढोल ताशे बज रहे हैं, जय श्री राम हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा? मतलब बड़े अब जो है, जो एक तबका है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपका स्कूल की जो शिक्षा है वो महंगी हो गई है, या स्कूल में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है,
हॉस्पिटल में वो हेल्थ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस एक ऐसा उसके दिमाग में एक उन्माद पैदा कर दिया गया है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि वो उसको सिर्फ मंदिर और मस्जिद और जय श्री राम और ये और वो ये सब में वो उन्माद में, हाँ, उसका वो सिर्फ वही समझ में आता है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि क्योंकि मैं एजुकेशन पर ज़्यादा थोड़ा मतलब मैं काम करती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा उसमें ये है, तो आप देखेंगे कि 2016 तक जो है वो जो एजुकेशन मतलब सेकेंडरी एजुकेशन थी, उसकी जो फीस था वो थोड़ा कम थी। तो गरीबों के बच्चियां, गरीबों के बच्चे जो है वो आसानी से पढ़ लिख लेते थे। यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या चाहे JNU हो या इग्नू, आजाद या IIT का 25,000 गुना जी दाम बढ़ गया, मतलब तो नॉर्मल वो पढ़ लेते थे। लेकिन अभी जो 2000 ये कोविड के बाद 2020 में इन्होंने 2019 में इनका प्लानिंग था, और 2019 से मैं चिल्ला रही हूँ यही बोल के कि आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोग आइए, बाहर आइए, सरकार का विरोध कीजिए। लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, कोई शायद नहीं कि हर चीज़ों को मतलब मैं एक कोर्स की बात बताऊं कि BA का एक सिंपल कोर्स जो है वो इग्नू में जो कामकाजी महिलाएं या जो गरीब घर की बच्चियां हैं वो पढ़ लिया करते थे, उसमें टोटल मतलब 12,000 रुपए का खर्चा आता था 3 साल। हाँ, लेकिन आज वो 48,000 हो गया। आप बताइए कोई गरीब घर की बच्ची या बच्चा पढ़ सकता है क्या? एजुकेशन उसके हाथ में नहीं रह गया है। और जो अब एक और चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा हटकर बोलूँगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, इस पे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बहुत बोलते हैं और उनको बहुत जानकारी है। लेकिन मेरी अपनी जानकारी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो 1 से लेकर और 8 तक उन्होंने 8 क्लास तक जो ये कर दिया कि आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, फ्री एंड कंपल्सरी। हाँ, आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। और ये चीजें सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे तो वहां पर एग्जाम है, और एग्जाम के साथ साथ उनकी सब वो जो पहले अभी तो शायद उसको भी खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसके क्या बोलते हैं जो वीकली एग्जाम होती है, हाँ। वीकली एग्जाम के तहत उसको वो कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल की जो है स्थिति ये है कि बच्चे अब ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में। तो अब जो है ये कई बार मुझे लगता है कि इस पे ये जो शिक्षा वाला मुद्दा है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। नहीं तो ये जो है ना, ये मैं बता रही हूँ आपको कि जब बच्चा ये जो होता है ये नीव एरिया होता है, इस टाइम में जो बच्चा जब नहीं पढ़ पाएगा तो आगे जाके वो क्या करेगा। तो जो उन्माद फैलाने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं या लोग हैं, उनको ऐसे तैयार किया, क्योंकि अब ये जाके ना यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तब इनकी ना तो ये इनकी अच्छे एडमिशन हो पाते, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन भी लिख के नहीं दे सकते कि सर हमारी एडमिशन लीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है लगभग, और शिक्षा किसी के हाथ में है, जो पैसा दे सकता है उसके हाथ में शिक्षा है, जो नहीं दे सकता उसके हाथ में शिक्षा नहीं है। और नहीं होने का ये भी एक कारण है कि जो हम उन्माद में जो फंसे होते हैं हमारे बच्चे, वो भी एकदम सही है। वो तो लंबे समय से पूरी तैयारी थी। केवल एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि इस राम मंदिर को लेके तमाम तरह की खबरें सुबह से लेकर शाम तक टेलीविज़न से लेके और सोशल मीडिया पे वही छाया हुआ है। तो कौन कहाँ से कितने कुंटल क्या लेके आ रहा है, तो कौन घी लेके आ रहा है, तो कौन क्या लेके आ रहा है। इसमें कुछ लोग जो है मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम उस दिन दिया जलाएंगे या क्या करेंगे। क्या ये मतलब वो ये क्या सामाजिक समरसता आ रही है या कोई डर है या क्या है? कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम आएंगे? भाई अभी तुमको बुलाया है, अगर तुमको बुलाया जाए तो तुम जाओ, तब तो समझ में आता है।
नहीं तो जब तुम्हें बुलाए नहीं तो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं भाई भाई, जहाँ अब ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की भावनाओं का जो मसला है, तो हमेशा मुसलमान जो है हिंदुओं की भावनाओं के साथ रहा है। तो इस तरह से कोई जा रहा है तो इसमें क्या बुरा है? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन आपको बुलाए तब तो आप जाओ। आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो वो अगर आपको नहीं बुला रहा है, आप जाके वहां पर क्या करना, क्या दर्शाना चाहते हो? क्या दर्शाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े वाले मुसलमान हो, मैंने बहुत अच्छे मुसलमान, बहुत देशभक्त हो। वो टैग लगा दिया गया है तो उसके देखिए, ये जितने भी आप बोल रहे हैं, ये सब जो है ना, ये पॉपिट्स है। और मेरी नज़र से अब मैं मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ। चलिए, बहुत नहीं, अब यही हम ये बात ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो विमर्श का डेली डोज है, आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपके पास कोई बात रखनी है तो हमें कमेंट में आके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। बंद कर दीजिए।